नमस्कार। अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और राज्यसभा की 37 सीटें 37 सीटें डिसाइड हुई हैं और इसी के साथ कुछ सांसदों के सदन से बाहर जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। वैसे तो बहुत सारे सांसद रिटायर हो रहे हैं, कुछ दोबारा चुन करके आ रहे हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में 9 अप्रैल तक बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो लगभग 10-12 साल से हिस्सा थे राज्यसभा का, वो सांसद अब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। इनमें एक प्रमुख नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति हैं और आप सब लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन नहीं कर रहे होते हैं तो हरिवंश जी ये दायित्व निभाते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि बड़ा एक चर्चित किस्सा उनका, जब हरिवंश जी मौजूद थे राज्यसभा के आसन पर और कृषि कानून पास हुए थे। जब कृषि कानून पास हुए थे तो संजय सिंह और ये तमाम जितने विपक्ष के सांसद हैं, इन्होंने बड़ा हंगामा किया था। कोई मेज पर चढ़ गया था, कोई कुछ पुरानी वाली राज्यसभा हुआ करती थी, पुराना संसद भवन हुआ करता था, और इन सब लोगों ने इतना हंगामा किया था, इतना हंगामा किया था कि इन सब को कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि सदन से निलंबित कर दिया गया था। फिर ये सब लोग जो संसद का परिसर है वहीं पर धरना दे करके बैठ गए थे। और जब ये लोग धरना दे करके बैठ गए थे तो सुबह के वक्त हरिवंश जी इनके लिए चाय लेकर के गए थे। ये कोविड काल की बात है। जब हरिवंश जी इनके लिए चाय लेकर के गए थे और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश जी की तारीफ की थी कि देखिए, इसे कहते हैं सदन की गरिमा को मेंटेन करना, कि सदन के अंदर आप लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाहर उन्होंने अपने स्तर को कितना ऊंचा उठाया। हालांकि संजय सिंह और कई बदतमीज सांसदों ने हरिवंश जी से सही तरीके से बात भी नहीं की थी। हरिवंश जी भी 9 अप्रैल को राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं और भारतीय संसद के उच्च सदन में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हो गई है। हरिवंश जी अगस्त 2018 से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्यरत थे। न केवल एक कुशल पीठासीन अधिकारी रहे, बल्कि वे जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और भाजपा के बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करते थे। उनके कार्यकाल की समाप्ति ने एनडीए के भीतर गठबंधन प्रबंधन और विधायी नियंत्रण के एक नए युग की शुरुआत की है। वो हमेशा ये देखते थे कि गठबंधन को कैसे मैनेज करके चलना है, दोनों पार्टियों के बीच में तालमेल बना रहे। हरिवंश नारायण सिंह का उपसभापति के रूप में कार्यकाल भारतीय संसदीय इतिहास के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण अध्यायों का साक्षी रहा है। 2018 में जब उनका चुनाव हुआ था तो एनडीए के पास राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं था। फिर भी उन्होंने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को 125 के मुकाबले 105 मतों से पराजित किया था। यानी कि हरिवंश जी को 125 वोट मिले थे और बीके हरिप्रसाद को 105, यानी कि 20 मत ज्यादा मिले थे। वे पिछले 40 वर्षों में इस पद पर बैठने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता थे और अभी उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी विदाई भाषण भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विदाई भाषण दिया राज्यसभा में। हरिवंश जी ने अपने जो कार्यकाल के दौरान बदलाव आए हैं उसका जिक्र किया। उन्होंने उल्लेख किया कि पहले जो पीठासीन अधिकारी होते थे वो सदन का संचालन करते थे, जबकि अब उन्हें व्यवस्था बनाने के लिए अक्सर अपील करनी पड़ती है। उनके कहने का मतलब था कि बार बार अब कहना पड़ता है वे शांत होकर बैठ जाओ, शांत होकर बैठ जाओ, जबकि पहले वाले जो पीठासीन अधिकारी थे वो केवल संचालन करते थे, नाम बोलते थे, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए और आप बोलिए। बात सही कही है उन्होंने। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के एरा में निश्चित रूप से संसद की गरिमा को गिराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के संचालन में उनके निष्पक्ष और ऊर्जावान दृष्टिकोण की सराहना की, जबकि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनके संसदीय कौशल का सम्मान किया। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान, जैसे कि मैंने आपको बताया, कृषि कानूनों और दिल्ली सेवा विधेयक, जो आप याद होगा, जो दिल्ली को लेकर के ताकतें बढ़ाई गई थी आईएएस अधिकारियों की और सरकार की ताकतें कम की गई थी, वो जब पास किए गए थे उस समय विपक्ष ने उनकी आलोचना की थी। और मैंने आपको बताया कि संजय सिंह और कई सांसदों ने कृषि कानूनों के समय उनके सामने बड़ा बेहुदा व्यवहार किया था। और चाय लेकर जब हरिवंश पहुंचे थे तो मोदी जी ने उनकी तारीफ की थी। उपसभापति की जो संवैधानिक स्थिति है उसको जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज हम बात यह कर रहे हैं कि हरिवंश जी के बाद उपसभापति पद की जिम्मेदारी किसको मिलेगी। इस बारे में संविधान में अनुच्छेद 89 और 90 है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 89(2) यह अनिवार्य करता है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से
किसी एक को उपसभापति के रूप में चुनेगी। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है और न कि केवल एक परंपरा। अनुच्छेद 90 के अनुसार, जरा ध्यान से सुनिए, उपसभापति पद तब रिक्त होता है जब उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, वे इस्तीफा दे देते हैं या उन्हें सदन के बहुमत द्वारा हटाया जाता है। यानी कि 3 ऑप्शन है। हरिवंश जी के मामले में उनकी राज्यसभा सदस्यता 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है और यह पद उसी के साथ रिक्त समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। अब इस बारे में यह विचार विमर्श करना आवश्यक है कि क्या हरिवंश जी के स्थान पर जेडीयू का कोई सांसद इस जिम्मेदारी को संभालेगा। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 93 लोकसभा का जो होता है, उसका लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर का पद होता है और उन दोनों ही अनुच्छेद में, चाहे वो राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 89 हो, चाहे अनुच्छेद 93 हो लोकसभा का, उनमें लिखा गया है कि इन पदों का चुनाव यथाशीघ्र, एज सून एज मैनी बी, यह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। और आप जानते ही हैं कि विपक्ष जो है लगातार कहता रहा है कि लोकसभा में आज तक पिछली दो लोकसभाओं में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया ही नहीं गया है। राज्यसभा में चूंकि उपसभापति सत्तारूढ़ गठबंधन का ही होता है, इसलिए यहां रिक्ति का कारण संख्या बल का अभाव नहीं, बल्कि गठबंधन सहयोगियों के बीच आम सहमति की कमी हो सकता है। यदि चुनाव में देरी होती है तो सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो एक अपना पैनल बना लेंगे, सभापतियों का पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, और उसकी सहायता से सदन का संचालन करेंगे। 4-5 सीनियर सांसदों को चुन लिया जाएगा, वारी वारी बैठते रहेंगे। लोकसभा में भी ऐसे ही होता है। हालांकि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और पूर्णकालिक उपसभापति की अनुपस्थिति सदन की गरिमा और विधायी दक्षता को प्रभावित कर सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है, जेडीयू की दुविधा क्या है? कि जेडीयू की दुविधा यह है कि आंतरिक नेतृत्व परिवर्तन आमतौर पर राजग यानी एनडीए के भीतर शक्ति साझाकरण के फार्मूले के तहत उपसभापति का पद जेडीयू के पास रहता आया है। जब से भी जेडीयू के साथ समझौता रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, यह पद इनको मिलता आया है। हालांकि जो अभी 2026 की परिस्थितियां हैं, यहां बिल्कुल मामला गड़बड़ हो गया है। खुद मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नेता नीतीश कुमार चुन करके राज्यसभा में आ रहे हैं। आप जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद खाली कर रहे हैं और राज्यसभा में रहने वाले हैं। उनका खुद का यह कहना था, नीतीश कुमार का, कि मेरी इच्छा थी कि मैं देश के जितने भी सदन हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, लोकसभा हो, उन सभी में मैं रहूं। और अब राज्यसभा उनका बचा हुआ था, वे राज्यसभा में जा रहे हैं। हालांकि सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इसकी गवाही नहीं देता। कायदे से तो यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार सीनियर होने के कारण उपसभापति बना दिए जाएं, लेकिन नीतीश कुमार उपसभापति नहीं बनेंगे, उपराष्ट्रपति तो वे बनना चाहते थे। लेकिन उनके सदन में आ जाने के बाद जेडीयू के जो अन्य सीनियर सांसद हैं, जो इस समय 3-4 सांसद हैं राज्यसभा में, क्या वो इस पद को स्वीकार करेंगे या वो इस पद को जेडीयू स्वीकार करेगी उपसभापति के? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए एनडीए सरकार को अपने प्रयास करने होंगे। देखिए, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री पद से हटकर दिल्ली में आ गए हैं और एनडीए के संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका में आएंगे। लेकिन जेडीयू में एक बार यह जान लेना आवश्यक है कि कौन कौन हो सकते हैं इसका विकल्प, क्योंकि जेडीयू का ही उपसभापति मोदी काल में रहता आया है। जेडीयू के पास वर्तमान राज्यसभा में केवल 4 सदस्य हैं। इनमें से कोई भी उपसभापति पद के लिए एकदम से फिट नहीं बैठता। देखिए, मैंने बताया आपका सबसे सीनियर तो हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनकी भूमिका दिल्ली में एनडीए के रणनीतिकार, अपनी पार्टी के संरक्षक के रूप में होगी। और आप सब जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। लोगों का तो कहना है कि उनका ज्यादातर समय पटना में ही गुजरने वाला है, यानी कि वो सदन के नियमित कामकाज के प्रबंधन में शायद ना दे रह पाए। रामनाथ ठाकुर समाजवादी दिग्गज नेता रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, उनके पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, और वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि और किसान के कल्याण राज्य मंत्री हैं। अब उन्हें मंत्री पद से हटाकर उपसभापति बनाना पार्टी के लिए प्रशासनिक से अधिक विधायी बोझ बन सकता है। संजय कुमार झा, जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस समय नीतीश जी के बाद, और राज्यसभा में सदन के नेता रूप में सबसे ज्यादा स्वाभाविक विकल्प थे और अक्सर पार्टी की तरफ से अच्छा वक्तव्य भी देते हैं, उनके बारे में खबरें हैं कि वे इस पद के लिए इच्छुक नहीं है। उनकी प्रायोरिटी इस समय यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो अब बिहार की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं, आप जानते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया गया है, डिप्टी सीएम बन रहे हैं वो,
और उनकी जिम्मेदारी अब बढ़ने वाली है। तो उनकी इच्छा यह है संजय कुमार झा की कि वो निशांत कुमार को गाइड करें और पार्टी की लीडरशिप में उनको आगे बढ़ाएं। और एक नाम बचता है खीरू मेहतो। खीरू मेहतो झारखंड से आते हैं और उनके पास उस राष्ट्रीय संसद अनुभव की कमी है जो इस पद के लिए अनिवार्य है। तो फिर मोदी सरकार क्या करेगी, एनडीए क्या करेगी? उसके पास 3 विकल्प और हैं दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार वाली। नीतीश कुमार के पीछे हटने और भाजपा के पास अपना स्पष्ट बहुमत ना होने के कारण उपसभापति का पद अब गठबंधन के साथियों से बातचीत का केंद्र बन गया है। तेलुगु देशम पार्टी इस पद को ले सकती है। तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास पहले भी इस प्रकार के पद रहे हैं और तेलुगु देशम पार्टी का संसदीय पदों पर दावा करने का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। 1990 के दशक में 1990s में जीएमसी बाल योगी, जिनके बेटे भी इस समय सांसद हैं, उनका लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना इसका प्रमुख उदाहरण है। और वर्तमान में राज्यसभा में टीडीपी के 2 सांसद हैं, जिनमें सना सतीश बाबू प्रमुख हैं। सना सतीश बाबू एक सफल कारोबारी हैं, खेल प्रशासक भी हैं और टीडीपी के राज्यसभा नेता हैं। यदि नायडू अपनी पार्टी के लिए उपसभापति पद की मांग करते हैं तो भाजपा के लिए इसे ठुकराना मुश्किल होगा और यह नाम सबसे उपयुक्त हो सकता है। हालांकि उच्च सदन में तेलुगु देशम पार्टी की कम संख्या, केवल 2 ही सीटें हैं, यह बाधा हो सकती है कि आपने केवल 2 सीटों वालों को क्यों चुन लिया। अब महाराष्ट्र के जो दोनों विकल्प हैं, शिंदे वाली पार्टी और अजीत पवार वाली पार्टी। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए हैं और इसका प्रभाव राज्यसभा पर भी पड़ा है। विशेष रूप से इसी साल जनवरी में विमान दुर्घटना में जब अजीत पवार की असामयिक मृत्यु हुई तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि एनसीपी ने, एक कठिन दौर देखा। इस पूरी पार्टी की अगर मैं बात करूं सीनियर मोस्ट लीडर्स में, तो प्रफुल्ल पटेल का नाम आता है। वे राज्यसभा के एक अनुभवी सदस्य हैं और संसदीय प्रक्रियाओं के गहरे जानकार हैं। हालांकि अजीत पवार की मृत्यु के बाद वो पार्टी के संगठन को संभालने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई हैं, तो पटेल की भूमिका राज्य और पार्टी प्रबंधन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो इसलिए उस नाम पर उतना दम नहीं नजर आता। मिलिंद देवड़ा, जो शिवसेना एक नाथ शिंदे वाली है, जो असली शिवसेना है, उनका नाम भी हो सकता है। आपने देखा होगा मिलिंद देवड़ा जब भी बोलते हैं पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया ही बोलते हैं। कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में आए हैं, एक युवा हैं, अपेक्षाकृत अनुभवी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सौम्य छवि है, बढ़िया बोलते हैं, सभी दलों के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और अगर उन्हें बनाया जाता है उम्मीदवार तो भाजपा शिवसेना को यह पद देने का निर्णय लेती है तो फिर यह काम हो सकता है। एक समय यह था कि जब भाजपा बीजू जनता दल, वाईएसआरसीपी जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, नवीन पटनायक की पार्टी है, उन जैसे पार्टियों से उन पर मुद्दों पर आधारित समर्थन उसे मिल जाया करता था। 2018 में हरिवंश की जीत में बीजू जनता दल के 9 वोटों की निर्णायक भूमिका थी, लेकिन 2026 में समीकरण सारे बदल गए हैं। उड़ीसा में बीजू जनता दल अब सत्ता से बाहर है और भाजपा ने वहां अपनी सरकार बना ली है। दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी हो गए हैं। और हाल ही में जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें आप जानते ही हैं कि बीजू जनता दल को केवल 1 सीट मिली, जबकि भाजपा ने अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे सहित 3 सीटें जीती। बीजू जनता दल के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया है। तो ऐसे में बीजू जनता दल कोई भी संवैधानिक पद देने का विकल्प अब राजनीतिक रूप से संभव नहीं है। और जगनमोहन रेड्डी पार्टी की जो पार्टी है वाईएसआरसीपी, आंध्र प्रदेश में टीडीपी की जीत के बाद हाशिए पर है, जिससे एनडीए को अब केवल अपने जो औपचारिक सहयोगी हैं, यानी कि टीडीपी, शिवसेना और ये जो तीसरी पार्टी है, इन्हीं पर उन्हें भरोसा करना पड़ेगा, जेडीयू वगैरह पे ही। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो हाल ही में द्विवार्षिक चुनाव हुए हैं राज्यसभा के, इसमें एनडीए मजबूत हुआ है, लेकिन यह अभी भी सहयोगियों की निष्ठा पर टिका हुआ है। कुल 37 सीटों के हुए चुनाव में एनडीए ने अपनी ताकत दिखाई, विशेषकर बिहार, उड़ीसा, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग हुई, आप सब जानते हैं। और बीजेपी और उसके सहयोगियों ने अपेक्षाकृत ज्यादा सीटें जीती हैं। एनडीए जो है इस समय, अगर मैं बात करूं सदन की, उसकी 141 स्ट्रेंथ है, जिसमें बीजेपी 106, अन्ना द्रमुक जो जयललिता की पार्टी है 5, जेडीयू के 4, एनसीपी के 4, तेलुगु देशम पार्टी के 2, शिवसेना 2 और अन्य जो हैं उनकी अगर संख्या करूं तो उसमें इंडी ब्लॉक के मेंबर आ जाते हैं 58। कांग्रेस 29 है, तृणमूल कांग्रेस 13 है,
द्रमुक डीएमके 8 हैं, आरजेडी जो लालू की पार्टी है 3 है, और 45 वोट्स ऐसे हैं जो क्षेत्रीय दल हैं वो न्यूट्रल माने जाते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, बीजू जनता दल के 6 हैं, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के 7 हैं, बीआरएस केसीआर की पार्टी 3 है, मनोनीत भी 6 हैं। तो इस तरीके से टोटल रिक्तियां अगर इसमें निकाल दी जाए 245 की स्ट्रेंथ है। अगर 245 सदस्यीय सदन में बहुमत का आंकड़े की बात करें तो 123 का है, और एनडीए के पास 141 मेंबर हैं, जो उन्हें उपसभापति पद चुनाव जिताने के लिए आरामदायक स्थिति में रखता है। हालांकि इसमें टीडीपी, एनसीपी, शिवसेना जैसे सहयोगी किसी उम्मीदवार के नाम पर सहमत नहीं होते हैं तो भाजपा के लिए ये चुनाव चुनौती बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस समय जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हरिवंश जी के विकल्प के रूप में अपने सहयोगियों की तरफ जाएगी भाजपा, या फिर इसकी कोई और राह देखी जाएगी। देखिए, जो लोकसभा है, लोकसभा में तो एक नियम यह भी है कि आप सभापति का पद यानी कि स्पीकर का पद और डिप्टी स्पीकर का पद दोनों पद अपने पास रख सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में बाध्यता यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद निश्चित रूप से विपक्ष या किसी सत्ताधारी पार्टी जो होती है उसके अलावा किसी और पार्टी का होना चाहिए। और आप सब जानते ही हैं कि इस ऐसे में स्थितियां बड़ी विपरीत हो सकती हैं। तो हरिवंश जी रिटायर हो रहे हैं। हरिवंश जी के रिटायर होने के बाद अब आपको वो मंच पर बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। सबसे खास बात है कि उन्हें नीतीश कुमार ने इस बार राज्यसभा में फिर से नहीं निर्वाचित कराया, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे आरसीपी सिंह की, जो बड़े करीबी हुआ करते थे नीतीश कुमार के, पार्टी का अध्यक्ष उनको बना दिया गया था, और जब उन्हें लगा नीतीश कुमार को कि ये बीजेपी के साथ ज्यादा करीबी बढ़ा रहे हैं तो उनका पत्ता साफ कर दिया। ऐसी स्थिति में संजय झा मुझे लगता है कि एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, अगर इसके लिए नीतीश कुमार एग्री हो जाए और भारतीय जनता पार्टी भी एग्री हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल राजनीतिक गरियालों में यह भी चल रहा है कि क्या राज्यसभा भी उपाध्यक्ष मुक्त होगी जैसे कि लोकसभा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है पार्लियामेंट के इसी सेशन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि 17वीं लोकसभा बिना किसी उपाध्यक्ष के चली गई और 18वीं लोकसभा में भी अभी तक ये पद खाली है। तो हरिवंश जी की रिटायरमेंट के बाद इस पद का दावेदार कौन होगा या कौन इस पर बैठेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में हो सकता है इसी महीने के भीतर मिल जाए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।